हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी में 100% दे रहे हो रहे हैं और एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसमें कम से कम पूरे दिन में 8 घंटे तो दे ही रहे होंगे। बहुत कम बताया, इससे ज़्यादा दे रहे हो तो बहुत अच्छी है और इससे कम दे रहे हो तो फ्रेंड्स आपकी एग्ज़ाम की तैयारी ख़राब चल रही है। ओके, ज़्यादा टाइम दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि सबको पता है आज 16 अक्टूबर है 2024। देख लेंगे आज के 16 अक्टूबर में कौन कौन सी करंट अफेयर्स मेरे स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। पहले बता दूं दोस्तों, आप कोई भी स्टूडेंट हो, यूपीएससी हो, आप बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी स्टूडेंट हो, आपकी एग्ज़ाम की एक्चुअली में स्टडी की जो है करंट अफेयर्स है वही जो है 100% पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लोकल न्यूज़ में कभी भी एनालिसिस नहीं करती हूँ। वही जो है न्यूज़ एनालिसिस करती हूँ, वही जो है 100% एनालिसिस करती हूँ जो स्टूडेंट की एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एक्चुअली में हम कह सकते हैं स्टडी से रिलेटेड। ओके, तो आपकी एग्ज़ाम की एक्चुअली में 100% अगर पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की द हिंदू में कौन कौन सी जो है एडिटोरियल डिस्कशन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो आज की करंट अफेयर्स के बाद आपकी एग्ज़ाम की जो है 99% इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन मैं हर रोज़ आपको देती हूँ आंसर के साथ। उसकी जो है जैसे कि मैं बताती हूँ एक अलग नोटबुक आपको रखनी है, ताकि वो क्वेश्चन आप डेली जो क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ वो आप नोट करके रख सकें। और पहले बता दूँ दोस्तों, करंट अफेयर्स के एनालिसिस के साथ साथ बहुत सारी न्यूज़ होती है, वो न्यूज़ ही इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब वो करंट अफेयर्स से इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको बता दूंगी कि इस न्यूज़ पर ही फोकस कीजिए। और बहुत सारी वक्त पर क्या होती है दोस्तों, न्यूज़ की टॉपिक इम्पॉर्टेंट होती है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं मैं आपको बता दूंगी। तो नोटबुक साथ में लेकर जो है एनालिसिस सुनने आपको बैठनी है। ओके, और जो मतलब एनालिसिस करंट अफेयर्स से टॉपिक निकाल के जो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। और पहले बता दो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चन मैं देती हूँ या फिर एनालिसिस के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देती हूँ, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, नोट भी कर लेते हैं लेकिन रख देते हैं कि बाद में पढ़ लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मतलब आदत है बाद में पढ़ लूँगी, ये बहुत ही बुरी आदत है। ठीक है, क्या होगी देखिए, बाद में आप रखते 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 मानिए 100 क्वेश्चन होगी, तो 100 क्वेश्चन अगर आप एक बार में हम कह सकते हैं पढ़ना चाहते हो तो आपकी दिमाग अच्छे तो पढ़ सकते हो, फिर भी जो है वो 100% आपकी जो है दिमाग में नहीं बैठेगी। लेकिन आप सोचिए, अगर आप डेली एक क्वेश्चन को हम कह सकते हैं अपने दिमाग में बैठाते हो तो आराम से आसानी से बैठ जाएगी। जैसे कि सबको पता है, अगर हम थोड़ी थोड़ी करके खाते हैं तो हमारी पेट अच्छा रहता है ना। तो अगर हम कह सकते हैं 100 दिनों की खाना एक साथ खा लेंगे तो क्या होगा, समझ सकते हो, सीधा शायद ऊपर ही हम लोग चले जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करनी है। डेली हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन करंट अफेयर से निकाल कर मैं आपको देती हूँ, वो क्वेश्चन भी आपको उसी रोज़ जो है उसी दिन ही कंप्लीट करनी है। उसकी हर एक क्वेश्चन की आंसर निकाल कर उसी दिन ही जो है आपको कंप्लीट कर लेनी है। कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि 16 अक्टूबर की कौन कौन सी करंट अफेयर्स है, एडिटोरियल डिस्कशन है। नोटबुक ज़रूर लेकर बैठिएगा। चलिए, हेलो दोस्तों, ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इससे पहले जो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसके टॉपिक से रिलेटेड कि यूएपीए क्या है, यूएपीए क्या है। ओके, इसके बारे में मुझे पता है कम से कम 50% स्टूडेंट जानते होंगे, इससे ज़्यादा जो है स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसकी जो है 100% टॉपिक जल्दी से जल्दी निकाल कर आज जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर नहीं पता है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, जल्दी से जल्दी यूएपीए क्या है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। इसकी जो है टॉपिक आपको एनालिसिस में ही समझ में आ जाएगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो देखिए, पहले हम हेडलाइन को देख लेते हैं कि क्या बता रही है एक्चुअली में यहाँ पर। तो देखिए, बता रही है कि 50% से भी ज़्यादा, मतलब आधे से भी ज़्यादा यूएपीए की इन्वेस्टिगेशन 3 साल से भी ज़्यादा जो है समय ले लेते हैं। मतलब बता रही है यूपीए इन्वेस्टिगेशन या फिर हम कह सकते हैं यूपीए जांच करने में कभी ज़्यादातर मतलब हाफ से भी ज़्यादा केस में क्या होती है,
3 साल से भी ज़्यादा साल की समय ले लेते हैं। तो ये जो है किन के लिए खतरा है दोस्तों, हमारी समाज के लिए खतरा है, क्योंकि ये समाज की ही एक नियम है। तो पहले आसानी से बता दूँ आपको कि यूपीए क्या है, यूएपीए क्या है। तो देखिए यूएपीए एक हम कह सकते हैं गति धारा है, जिनके अकॉर्डिंग देखिए इन जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। ओके, तो ये गति धारा है। खास करके ये गति धारा कहाँ पर यूज़ किया जाती है दोस्तों, अगर मानिए किसी के ऊपर कोई आरोप है, दोष है, लेकिन 100% प्रूव नहीं हुआ है, तो उस मतलब इस जगह पर जो है यूएपीए की जांच खास करके कोर्ट की द्वारा करवाया जाती है या फिर दी जाती है। ओके, तो इसकी बात कह रही है, तो ये कॉमन सी बात है, मेरे स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि हमारे भारत में अगर कोर्ट में अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर केस करते हो तो उसका आंसर निकालते निकालते कितने, ये तो फिर भी मतलब कम टाइम बताया 3 साल, कभी कभी केस में आपको देखने को मिली होगी कि 10 साल 20 साल 30 साल इतने साल निकल जाती है। मतलब जिनके ऊपर केस होती है एक्चुअली में शायद वो मतलब इस दुनिया से चली जा होती है, उसके बाद जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है। ये तो फिर भी जो है 3 साल बता रही है ना। तो चलिए हम डिटेल्स में जान लेंगे कि यूपीए की जांच जो है उसकी हालत हमारी इंडिया में कैसा है, उसकी ही अकॉर्डिंग ये जो है टॉपिक है दोस्तों। ओके, तो देखिए क्या बता रही है, 2 उदाहरण खास करके यहाँ पर दी गई है दोस्तों। ओके, तो देखिए क्या बता रही है, जैसे कि पता है 12 अक्टूबर को जो है 2024 12 अक्टूबर 2024 को दोस्तों जीएन साईं बाबा की मौत हो गई है। इसकी जो है पूरी कंप्लीट मैंने आपको एनालिसिस में बताई थी। तो उनकी जो है मौत हो गई थी दोस्तों। तो उनकी केस में क्या देखने को मिली थी हम सबको, वो एक्चुअली में निर्दोष थी, क्योंकि वो एक समाज सेवक थी, अच्छे इंसान थी, लेकिन देखिए उन्होंने बिना दोष किए हुए 10 साल अपनी जेल में ही बिता दी थी। मतलब एक्चुअली में उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी जो है उनके ऊपर क्या आरोप था, उनके ऊपर आरोप था कि वो उग्रवादी हम कह सकते हैं के ऊपर उनके साथ लेन देन कर रही थी। एक्चुअली में हम कह सकते हैं हमारी भारत में जो है युद्ध का हम कह सकते हैं एक तैयारी कर रही थी, हमारी भारत की सिगरेट बता रही थी, मतलब ऐसे बहुत सारी हम कह सकते हैं चीज़ें जो है उनके ऊपर आरोप लगाकर उनको उनके ऊपर केस कर दी थी लिस्की। लेकिन देखिए वो निर्दोष है, इस बात का प्रूव करते करते उनको जो है 10 साल बीत गई थी। और कहाँ गया था उस केस में, क्या देखने को मिली थी कि वो देश जब जेल में थी तो उनकी हम कह सकते हैं तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उस वक्त क्या हो गया था दोस्तों, उनको एक ऐसा जो है दवाई उल्टा उनकी तबीयत ख़राब है, तो किसी ने जेल में किसी ने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद ध्यान दिया गया था, तो ऐसे दवाई दी गई थी उल्टा जो है हम कह सकते हैं उनकी तबीयत के ऊपर गलत जो है इफ़ेक्ट पड़ गई थी। तो जिसके कारण कहा जाए थे उनकी मौत की दोषी जो है हमारी भारत सरकार की जो नियम है वो है, जेल की जो नियम है वो है, मोदी जी के ऊपर खास करके नाम उनके साथ जोड़ा गया था, जिसकी एनालिसिस भी मैंने आपको बताई थी। अगर आप मेरी डेली एनालिसिस सुनते होंगे तो पता है। तो वैसे ही केस में देखिए अगर यूएपीए की जांच देरी होती है तो खास करके 2 खतरनाक चीज़ें हमारी समाज में देखने को मिलती है। क्या देखिए दोस्तों, एक तो मानिए जो दोषी नहीं है, निर्दोष है, मानिए जीएन साईं बाबा की तरह, तो वो क्या होती है, एक टॉपिक वो होती है हमारी समाज में, जो दोषी नहीं है वो जेल में बिताते रहती है अपनी जो है गुनाह की हम कह सकते हैं अपनी बेकसूर की प्रूफ देने में, शायद उनकी ज़िंदगी भी कभी कभी गुजार जाती है। और दूसरा चीज़ क्या देखने को मिलती है दूसरा चीज़ देखने को मिलती है कि एक्चुअली में जो दोषी होती है, जैसे कि रिपोर्टर छत्रपति की एक हम कह सकते हैं व्यक्ति ने गोली मार के मार दी थी, तो उनकी केस में देखिए क्या देखने को मिली थी, उनके पिताजी इस बात को प्रूव करते करते 20 साल बीत गई थी। ओके, तो ये 2 खतरनाक चीज़ें देखने को मिलती है कि जो दोषी है वो बाहर घूमते रहते हैं जांच देरी होने की वजह से, और जो दोषी नहीं है वो जेल में रहते हैं। ओके, तो ये खतरनाक चीज़ें जो है हमारी सरकार की एक हम कह सकते हैं बैड इफ़ेक्ट हमारी तरफ दिखाती है। और इसकी देखिए इसकी मिसाल तो हमें बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलती है कि हमारी भारत के सरकार में अगर आप किसी के ऊपर केस करते हो तो शायद केस लड़ते लड़ते आपकी मौत भी हो जाए, लेकिन रिजल्ट आसानी से नहीं आएगी। तो इसकी ही देखिए अकॉर्डिंग ये आंदोलन किया जा रही है कि
यूएपीए की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्दी से किया जाए, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों दूसरे देश में आप खुद जाकर देख लीजिए, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस है तो जल्दी से जल्दी जांच होकर उसकी जो है रिपोर्ट निकाल दी जाती है, जो दोषी है उनको सज़ा मिल जाती है, जो निर्दोष है उसको छोड़ दिया जाती है। अब हमारी इंडिया को छोड़कर किसी भी देश के बारे में नज़र जो है देख लीजिए, किसी भी देश की तरफ, वो हमारी इंडिया की तरह इतनी देरी नहीं करती है, और इतनी जो है हम कह सकते हैं जो आइन है इतनी बुरी तरीके से जो है कहा नहीं जाती है, जिस तरीके से हमारी इंडिया की मिसाल दी जाती है कि इंडिया में इतना देरी होती है, इतनी देरी होती है, जिसके अकॉर्डिंग जैसे कि बताया जी.एन. साईं बाबा। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू की भी बात कर रही है। ओके, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में सभी जानते होंगे। तो उन्होंने जैसे कि बताया विश्वविद्यालय की छात्र की उम्र खारिज, जमानत जैसे कि बताया याचिका, जिन्होंने देखिए 4 साल बिना हम कह सकते हैं दोष किए हुए जेल में गुजार दी थी। ओके, मतलब कोई दोष नहीं की थी फिर भी जेल में गुजारी थी। तो 3 जो है मैंने आपको उदाहरण बताया, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो। जी.एन. साईं बाबा, रिपोर्टर छत्रपति, और 4 जैसे कि बताया जवाहरलाल नेहरू। मतलब जो एक्चुअली में दोषी होती है हमारी इंडिया में वो बाहर घूमती है, और जो निर्दोष होती है वो कमज़ोर होने के कारण जेल में ही सड़ते रहती है हम कह सकते हैं, लेकिन यूएपीए की इन्वेस्टिगेशन चलती ही रहती है। तो इसकी ही आंदोलन कर रही है, जो बिल्कुल एकदम ठीक है। तो देखिए उसकी रिपोर्टिंग और कुछ बात बताइए 2022 में। देखिए 2022 की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग क्या बता रही है हम देख लेते हैं। तो देखिए 2022 की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग बता रही है कि 50 से भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो देखिए कुल मामले के बारे में क्या कह रही है। देखिए 4037, ओके 4037 इतने मामले हम कह सकते हैं दोस्तों जांच बस चल रही थी। मतलब यहाँ पर बता रही है कि 2022 की बात कर रही है, आप नोट कर लीजिए। 2022 की जांच की अगर हम बात करें 50% से भी ज़्यादा जांच जो है ऐसे ही हालत केस देखने को मिली थी 2022 में। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर बताया जा रही है कि 1981 मतलब साल शायद पीछे जाते हुए रिपोर्ट में बता रही है। इस साल देखिए क्या हुआ था, 43% जो है केस ऐसे देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स कौन कौन से साल में कितने ऐसे केस देखने को मिली थी मैं एकदम आसानी से आपको बता रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी जो है नोट कर लेनी है। ओके, क्योंकि शायद ये न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही आ सकती है ना। तो 2022 में 50% जो है ऐसे केस की रिपोर्ट मिली थी, बता दिया। उसके बाद देखिए उसके बाद जैसे ये बताया 1981 में कितने केस देखने को मिली थी, 43। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो 1967 में देखिए इस साल भी जो है 43% ऐसे केस देखने को मिली थी। ओके, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगर हम 2019 की बात करें, 2019 की अगर हम बात करें तो देखिए 40% से भी ज़्यादा ऐसे केस देखने को मिली थी कि जिसकी जांच देरी हुई थी। ओके, तो चलिए ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्त बताया जा रही है, तो शायद इसकी ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाए, तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, जल्दी से जल्दी जो है नोट कर लीजिए। यहाँ पर ख़ास करके जैसे कि जिन जिन साल की जो है रिपोर्ट बताया मैंने आपको बता दी है। उसके बाद ख़ास करके जा रही है कि ये जो गलत मतलब अगर हम बात करें कि यूएपीए की जांच की देरी की वजह से, देखिए क्या बात बता रही है, यूएपीए की जांच की देरी की वजह से गिरफ्तार किए गए 23% लोग की बात करिए, मानिए गिरफ्तार की गई है जिन लोगों को, तो 23% लोगों को हम कह सकते हैं जमानत मिली है। जमानत मिलने के कारण क्या है, वो निर्दोष है, और 3% जो है दोषी ठहराया। तो ये टॉपिक बिल्कुल जो है आपको नोट करनी है कि अगर पूरी की पूरी जो है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देखिए जैसे बताया, मानिए 23% लोगों को गिरफ्तार की गई है, जिसमें देखिए 20% लोगों को जो है जमानत मिल गई,
और जिसमें सिर्फ 3% लोग जैसे कि बताया दोषी निकली। तो मानिए हमारी इसके अकॉर्डिंग हमें एक रिपोर्ट देखने को मिली है कि हमारी भारत में जिनको गिरफ्तार करना चाहिए उनको नहीं करते हैं, जो दोषी है उनको किया जा रहा है। उसके बाद देखिए क्या बताया जा रही है अभी तक बाकी हम कह सकते हैं टोटल फ्रेंड्स 100 के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट बताया जा रही है कि 23 को जो है ज़मानत मिली, 3% दोषी निकली, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और जो है जैसे कि बताया अभी तक बताया जा रही है कि 67% जो है लोग अभी भी जेल में सड़ रहे हैं, जिनके बारे में अभी तक पता नहीं है कि एक्चुअली में वो दोषी है या नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स इतनी ही सी थी, आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट में शायद आपको समझाने में मुझे दिक्कत थोड़ी सी हो गई थी, मतलब मुझे मिस्टेक हुई थी कि 2000 मैंने 20% बोल दी थी, लेकिन 20% नहीं है, 23%। ओके, 23% को जैसे बताया ज़मानत मिल गई थी और 3% को छोड़ दी गई थी। और अभी भी बताया जा रही है कि 67% जो है अभी तक जेल में सड़ रहे। फ्रेंड्स सड़ रहे यानी आप समझ रहे हो कि उसकी केस अभी तक चल रही है, जिनकी उम्र शायद जो है जेल में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद कोर्ट जो है शायद ये फैसला सुनाएंगे कि वो निर्दोष है। तो जो है इससे एक जो है और क्वेश्चन हमारे सामने आ जाती है। ओके, यूएपीए तो ये तो हमने बताई है। दूसरी क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि हमारे भारत में जो कोर्ट के विचार की धारा है, मतलब जो फैसले की धारा है वो कैसा है। ओके, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि हमारे भारत की कोर्ट की जो विचारधारा है या फैसले की जो नियम है वो कैसा है एक्चुअली में, उसकी जो है हम कह सकते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसकी हालत कैसा है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमारी इस एडिटोरियल की जो मैंने आपको परसेंटेज बताया उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वही लिख देना है। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी दोस्तों। तो चलिए दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। हेलो दोस्तों, हमारी ये जो टॉपिक रहने वाली है खाद्य प्रणाली से रिलेटेड है। ओके, तो पहले एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि हमारी भारत में खाद्य प्रणाली कैसी है। ओके, हमारे भारत में खाद्य प्रणाली कैसी है। तो देखिए दोस्तों, आज हमारी इस टॉपिक में खाद्य प्रणाली से रिलेटेड टॉपिक क्यों आई है, देखिए जैसे कि सबको पता है 16 अक्टूबर 2024 को विश्व खाद्य प्रणाली या फिर विश्व हम कह सकते हैं खाद्य खाद्य दिवस मनाया जाती है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाती है। तो नोट कर लीजिएगा कि कौन से तारीख को हमारी भारत में हो या फिर विश्व में है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाती है। तो वो है 16 अक्टूबर 2024 को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाती है। तो हम बात करेंगे हमारी भारत में जो है खाद्य प्रणाली या फिर हम कह सकते हैं खाद्य की या फिर किसी की हालत कैसी है। ओके, तो चलिए जान लेते हैं। और अगर हम बताएं कि ये टॉपिक आज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो दोस्तों जैसे बताएं हमारी लाइफ में जो है किसी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम कह सकते हैं खाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो सभी जानते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो जैसे ही क्वेश्चन मैंने आपको नोट करवाया कि हमारे भारत में खाद्य प्रणाली कैसी है, किसी की हालत कैसी है, तो चलिए हम एकदम आसानी से बता देते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे हमारी भारत में खाद्य प्रणाली या फिर किसी की बहुत सारी प्रॉब्लम बैड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलती है। क्या क्या देखिए, जैसे कि अगर हम एक बात करें कि हमारे भारत में दोस्तों अगर हम देखेंगे तो जो नेचुरल चीज़ें, पहले इस टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले इससे जो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि हमारी भारत में केमिकल से रिलेटेड जो चीज़ें है उसकी परसेंटेज कितनी है। ओके, नोट कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है, हमारे भारत में एक तो दोस्तों किसी हो रही है, ठीक है, लेकिन देखिए केमिकल से ज़्यादा हो रही है। अगर हम देखेंगे हमारे भारत में किसी भी खाना की तरफ देख लेंगे, ऐसे कोई खाना नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है। चाहे आप सब्ज़ी भी खा लेंगे तो वो भी जो है 100% सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसमें भी केमिकल डाला हुआ है। मतलब जो फास्ट फूड है, मतलब तेल वगैरह है, वो तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा ही रही है। अगर हम सब्जी खाकर ये सोचते हैं कि हम 100% सुरक्षित हैं, तो ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें भी देखिए दोस्तों केमिकल यूज़ किया जाता है। तो देखिए उसके बाद
दूसरा टॉपिक क्या है देखिए, एक तो केमिकल से रिलेटेड टास्क मतलब खेती हो ही रही है, उसके बाद भी देखिए खेती कम देखने को मिल रही है। मतलब खेती अगर हम देखेंगे बहुत सारी जगह में दोस्तों खेती पहले होती थी, अभी उठ गया है। तो खेती की किसी की जो शंका है वो कम हो गई है। तो पहला जैसे कि बताया केमिकल यूज़ होती है, दूसरा बताया कि किसी दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो तीसरा देखिए भूखमरी आ रही है, भूखमरी हमारी देश में देखने को मिलती है। आप बाहर की कहिए मतलब किसी भी देश में देख जाएंगे तो इतना भूखमरी या फिर इतनी भूखे लोग देखने को नहीं मिलेगी जितनी हमारी भारत में भूखे लोग या फिर भूख से हम कह सकते हैं तकलीफ़ में रहने वाले लोग देखने को मिलेगी। वो हम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बता देंगे कि हमारे भारत में भूखमरी की परसेंटेज कितनी है। पहले मैं आपको टॉपिक समझा देती हूँ। तो ये हो गया 14 दो हम कह सकते हैं दोस्तों क्या है, मतलब 4 वजह हमारी क्या है भारत में। तो ये सारी मतलब एक तो जैसे कि बताया केमिकल यूज़ हो रही है, किसान कम हो रही है, तीसरा बताया भूखमरी हो रही है, 14 देखिए इसकी पूरी की पूरी इफ़ेक्ट जो है हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ रही है। वो कैसे देखिए, अगर मानिए लोग खेती नहीं करेंगे तो उसका टैक्स सरकार को नहीं जाएगा, इंसान कमज़ोर हो जाएगी तो इंसानी जान हम कह सकते हैं बीमार अगर हो जाएंगे तो काम कैसे करेंगे, तो रोज़गार बंद हो जाएगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ किसी की टॉपिक को अगर पकड़ के देखी जाए तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था मतलब सारी की सारी चीज़ें देखिए एकदम जुड़ी हुई है। तो हम पूरी की पूरी बातों पर चर्चा करेंगे कि कौन से इफेक्ट किस पर ऊपर पड़ रही है। तो देखिए अगर हम बात करें रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, हमारी भारत की FAQ, ओके नोट कर लीजिए FAQ। 1 मिनट फ्रेंड्स, मेरी हैंड राइटिंग स्कूल लाइफ से ही मेरी टीचर कहती थी कि मुझे शायद मैं डॉक्टर बनूंगी, मेरी हैंड राइटिंग आपको देखकर ही पता चल गया होगा। तो जो है पहले जो है नोट कर लीजिए कि FAQ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम 2024 की रिपोर्ट के अनुमान करें तो देखिए हमारे भारत में कितने लोग भूखमरी से मरते हैं। 700 देखिए 733%, ओके इतने मिलियन लोग जो है भूख का सामना करता है या फिर भूखमरी का शिकार है। नोट कर लीजिए हमारी भारत में किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जैसे बताया FAQ की अकॉर्डिंग 2024 में रिपोर्ट में यही बताती है कि हमारे भारत में देखिए 733% लोग भूख से जो है हम कह सकते हैं भूख का शिकार होती है या फिर भूखमरी में रह रही है। ओके उसके बाद देखिए क्या बता रही है, अगर हम बात करें दोस्तों, अगर दूसरे देश की बात करें तो दूसरे किसी भी देश में ऐसे चीज़ नहीं देखने को मिलती है जो भूखमरी से इतना ज़्यादा मर रही। तो हमारी पहली टॉपिक जो है एक टॉपिक कंप्लीट हो गया कि हमारी भारत में भूखमरी की परसेंटेज कैसा है। ओके उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी ये जो भूखमरी देखने को मिल रही है वो एक्चुअली में क्यों देखने को मिल रही है। ओके तो देखिए क्या बताया जा रही है, अगर किसी खेत की बात करें दोस्तों तो देखिए क्यों देखिए लोग किसी खेत छोड़ देती है, तो भूखमरी की मेन कारण क्या होती है, मतलब वो डायरेक्ट जाके तो केमिकल नहीं होती है, तो पहले होती है किसान। तो भूखमरी एक्चुअली में इतना ज़्यादा 733% क्यों देखने को मिलती है, तो देखिए किसान की जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कम हो गई है। तो उसका कारण देखिए क्या बता रही है, 93.9 0.9 मिलियन किसान की परिवार को लगभग 82% जो छोटे ज़मीन वाले या फिर जो छोटे खास करके बताए गए हैं जिनको 1 या 2 हेक्टेयर, ओके मतलब ज़मीन एकदम छोटा ज़मीन है मानिए किसके पास, तो अगर वो उसमें खेती करती है तो उनको उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है क्योंकि फ्रेंड्स उनका भी परिवार होती है। तो ऐसे क्या होती है, एक कारण हमें क्या देखने को मिली है, किसान इसलिए किसान मतलब किसी छोड़ दे रही है क्योंकि उनको परफेक्ट जो है पैसा नहीं मिल रही है, ऊपर से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम का सामना उन्हें करना पड़ रही है। तो पहले जो है ये नोट कर लीजिए कि 93.9 मिलियन किसान की परिवारों में से, ओके टोटल हमारे भारत में किसान मानिए इतनी है। ओके मिस्टेक नहीं करनी है, आप कंफ्यूज ना हो, फिर से बता रही हूँ, मानिए हमारी भारत में 93.0.9 टोटल जो है किसान है। ओके 100 नहीं बता रही हूँ, टोटल इतनी मानिए किसान है। तो उसमें से 82%
किसान को जो है तकलीफ़ होती है, यानी हम कह सकते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो अगर टोटल 93 है उसमें 82% मानिए किसान प्रॉब्लम की वजह से अपनी चाषबास छोड़ देंगे, तो दोस्तों आप देख ही सकते होंगे कि हमारे भारत के किसान की परसेंटेज कितना कम है। तो अगर हम बात करें कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो देखिए दोस्तों, आप गांव में जाएंगे तो बहुत सारी जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लेकिन उसकी एक्चुअली में जो मेन प्रॉब्लम है वो है पैसा। ओके, अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं, मनी की प्रॉब्लम। मानिए एक तो कम ज़मीन में वो खेती करते हैं, लेकिन मेहनत जो है उन्हें पूरा करना पड़ता है। उतना मेहनत करने के वक्त या फिर बाद जब वो हम कह सकते हैं खेती बेचने जाती है या चावल बेचने जाती है, तो उतना मानिए दाम नहीं होती है। और अगर हम बात करें कि टोटल साल में अगर कोई भी किसान हो, जितने भी अच्छे किसान हो, साल में ज़्यादातर 2 ही हम कह सकते हैं 2 बार ही जो है खेती कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होती है, उनकी पूरी देखिए टाइम खेती में ही चला जाती है, क्योंकि खेती, ये धान की खेती खास करके हम बताएं या फिर किसी भी खेती की बात करें, तो कम से कम मानिए आप उनको जो पूरा टाइम उन खेती में ही देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की हम कह सकते हैं दोस्तों, किसी भी खाने की चाष हम करेंगे, खेती करेंगे, तो उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो किसान क्या करते हैं ऐसे में, उनका जो है पूरा ध्यान रखते रखते उनका जो है पूरा मानिए साल, ओके, पूरा का पूरा जो है साल चली जाती है। लेकिन जब उनकी मनी की हिसाब के अकॉर्डिंग बात करें तो उनकी फैमिली एकदम दोस्त हम कह सकते हैं गरीब रह जाती है। ऊपर से अगर हम बात करें किसान की, किसान को किस नज़रिए से हमारे भारत देखती है, हमारी इंडिया देखती है, तो बहुत ही गरीब नज़र से देखती है। मतलब ऐसे देखती है, मानिए बहुत सारे लोग तो किसान के नाम से ही चिढ़ जाती है कि किसान है, एकदम गरीब है, मिट्टी में रहने वाले लोग हैं। तो ऐसे बहुत सी कारण जो है हमारी खास करके जो इंडिया की किसान है वो अपनी कृषि छोड़ दे रही है दिन ब दिन। खास करके जो छोटे ज़मीन वाले किसान हैं, जैसे कि बताया 82% जो है किसान मानिए ज़्यादातर छोटे ज़मीन वाले ही किसान हैं, जिनकी प्रॉब्लम है मनी, उसकी वजह से ही जो है किसान कृषि छोड़ देते हैं, है ना। तो ये बता दिया कि टोटल किसान कितनी है और कितने ज़्यादा किसानों को प्रॉब्लम होती है। तो ये हो गया मेन प्रॉब्लम। तो देखिए दोस्तों कॉमन सी बात है, आप अपनी तरफ ही देख लीजिए। अगर आप किसी काम में पूरा साल लगा रही हो, उससे आपको कुछ भी इतना भी पैसा नहीं मिल रही है जो कि आपकी साधारण लाइफ कट सके, तो ऐसे में तो लोग छोड़ ही देगा। अगर हम बात करें सरकारी हेल्प की, तो हेल्प तो देखिए दोस्तों अभी अभी मानिए कुछ साल पहले शुरू हुआ है, फिर भी सभी को मिल रही है ऐसे कोई चीज़ नहीं है। मतलब ऐसे कोई सरकारी हम कह सकते हैं दोस्तों हेल्प नहीं है जो जिसका जो है गारंटी हम दे सकते हैं कि 100% सबको मिल रही है ना। तो ऐसे में अगर सरकार हेल्प करेगी भी तो कितना हेल्प करेगी, उसकी पूरा का पूरा फैमिली दोस्तों एक जो है चाषबास के ऊपर नहीं चल सकती। तो जिसके कारण हमारी भारत में किसान जो है अपनी खेती छोड़ रही है धीरे धीरे। अभी देखिए 82% की प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। एक्चुअली में 82% प्रॉब्लम बता रही है, लेकिन आप खुद जाकर देखेंगे तो 82% लोग शायद प्रॉब्लम की वजह से किसान या फिर किसी चाषबास छोड़ दिए हैं। तो अगर इतने ज़्यादा लोग छोड़ दे रही है तो कम परसेंट मानिए अगर किसान चाष कर रही है, खाने की मानिए खेती कर रही है, तो उस वक्त देखिए वो क्या करती है, वो जो मानिए उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है खाने की। क्योंकि दोस्त देखिए हमारे भारत के अगर आबादी की बात करें तो जैसे कि बताया है 130 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है। जैसे बताया 130 करोड़ से भी ज़्यादा अगर आबादी है, उसमें से 82% अगर किसान हम कह सकते हैं खेती छोड़ देगी, टोटल मानिए 100 है, तो उसके यहाँ देखिए भार अगर मानिए हम हिसाब के अकॉर्डिंग जो है पकड़ लेते हैं 20% टोटल किसान है हमारे भारत में, तो उस वक्त क्या गलती हो जाती है। अगर हम 20% इस किसान के ऊपर पूरा जो है 130 करोड़ की जो है खाना मांगते हैं, तो उस वक्त वो किसान क्या करती है दोस्तों, केमिकल की यूज़ करना चालू कर देती है। क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा आ रही है, तो वो कभी कभी क्या होती है एकदम हम कह सकते हैं केमिकल इतना ज़्यादा यूज़ कर रही हो, तो उसका वेट क्या देखने को मिलती है, हमारी बॉडी में देखने को मिलती है बहुत सारी बीमारी, कमज़ोरी, है ना। तो उसके लिए एक्चुअली में ज़िम्मेदार किसान नहीं है, एक्चुअली में ज़िम्मेदार हमारी पूरी जो है सिस्टम है।
है ना। तो हमारी सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि किसान, बहुत सारे किसान अपनी कृषि छोड़ रही है, और जो कम किसान है उनके ऊपर पूरी तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर डिमांड मांग रही है तो वो केमिकल देकर हम कह सकते हैं दोस्तों अपना इनकम कर रही है। तो ऐसे में बहुत सारी जो है हमें दिक्कत देखने को मिलती है, खास करके हमारे इंडिया में किसी खेत में। अगर हम दूसरे देश की बात करें, दूसरे देश में ऐसे जो है केमिकल भी यूज़ नहीं देखने को मिलती है, और किसान की जो प्रॉब्लम है वो भी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर देखिए दोस्तों किसान को जो है अच्छी नज़रिए से देखी जाती है, उनकी जो मांग है, उनकी जो मनी की प्रॉब्लम है नहीं होती है, जितना कि हमारे भारत में देखने को मिलती है। और उल्टा अगर हम दूसरे देश में देखेंगे, किसान को उस नज़रिया से भी नहीं देखते जैसे कि हमारे भारत में देखते हैं, है ना। तो ये हो गया सिस्टम। आई होप आप समझ गए होंगे कि भारत की किसान की हालत कैसे है, हमारी खाना की हालत कैसे, हमें केमिकल से जो है मिलावट खाना क्यों मिल रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी हम बात करते हैं मेन टॉपिक, हमें क्या करना चाहिए। ओके, यहाँ पर बताया जा रही है तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रही है, 2024 की एक लक्ष्य बना रही है, मतलब 2024 आज जैसे कि बताया 16 अक्टूबर, तो इस 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस में देखिए सरकार एक लक्ष्य बना रही है, या फिर हम कह सकते हैं एक ड्रीम बना रही है, क्या आगे से हमारी भारत में खाने की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए ड्रीम में क्या क्या शामिल है, ज़रूर लिख लीजिएगा। 16 अक्टूबर 2024 ऑन मिनट 2024 को इस खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस में बहुत सारी जो है बातें ध्यान रखते हुए एक ड्रीम हम कह सकते हैं, एक फोकस बना रही है। तो पहले ये फोकस बना रही है कि 2025 में 2024 के जैसे ये जो भूखमरी देखने को मिल रही है, जैसे ये बताया 733%, तो ऐसे जो है इतना भूखमरी देखने को ना मिले, इस बात पर जो है फोकस किया जा रही है। उसके बाद देखिए उसके बाद की टॉपिक क्या है, उसके बाद की अगर हम टॉपिक की बात करें, दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरा टॉपिक हमारी भारत में खाना में जो केमिकल हमें देखने को मिल रही है वो हमें कम करना है, कम करना है मतलब बिल्कुल ज़ीरो करनी है। तो ये जो है सपना बना रही है। और तीसरा जो है मेन इम्पॉर्टेंट क्या बताया जा रही है, जो किसान की संख्या 82% तक कम हो गई है। ओके, 82% तक कम हो गई है, वो बढ़ जानी चाहिए, मतलब जितना भी किसान पहले चाष करती थी वो बढ़ जाना चाहिए। और हमारी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, हमारी सरकार को हमारी समाज को किसान को सम्मान करना चाहिए, उनको जो है पूरी जो है लाभ देनी चाहिए, ताकि वो अपनी खेती ना छोड़े। ओके, उससे क्या होगा दोस्तों, हमें ही अच्छा होगा कि हम कम खाएं लेकिन केमिकल से फ्री खाना खाएं। और कम तब जो है नहीं देखने को मिलेगी, अगर 100 में से 100 किसान अपनी खेती चालू कर देती है तो पहले के ज़माने की तरह हम कह सकते हैं हमारी समाज हो जाएगी। अगर 100 में से 100 किसान खेती करेंगे तो बहुत सारी फ्रेंड्स खाना यूँ ही हमें मिल जाएगी, तो केमिकल की यूज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे जो है 4 ड्रीम के ऊपर ध्यान रखकर ये जो है देखिए हमारी न्यूज़ हमें बता रही है। आई होप पूरी की पूरी टॉपिक आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और वेरी वेरी दोस्तों इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, क्वेश्चन को एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दूसरा क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम देख लेते हैं। ओके, चलिए। हेलो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है वो गाज़ा और इसराइल से रिलेटेड न्यूज़ है, देखकर ही पता चल गया होगा। तो चलिए आसानी से समझा देती हूँ। तो देखिए फिर से जो है 50 लोगों की मौत देखने को मिल गई है इसराइल अटैक के वजह से, मतलब इसराइल ने जो गाज़ा पर अटैक किया है उसमें फिर से 50 लोगों की मौत हो गई है। अगर हम बात करें कि टोटल मौत की बात, तो देखिए दोस्तों 42,000 से भी ज़्यादा जो है लोगों की मौत हो गई है। 42,000 जो कि बहुत ज़्यादा ही हम कह सकते हैं 43,000 होने में देरी नहीं लगाएगी, क्योंकि देखिए आज फिर से जो है 50 लोगों की मौत हो गई है गाज़ा। तो अगर हम बात करें कि गाज़ा की कौन से इलाके में आज 50 लोगों की मौत देखने को मिल गई है जो कि इसराइल अटैक के वजह से हुई है, तो देखिए गाज़ा की जो उत्तरी इलाका है वहाँ पर एक इलाका है जिसका नाम है जवालिया। आप देख सकते हो जवालिया,
नोट कर लीजिएगा, जबालिया इस इलाके में जो है फिर से जो है इसराइल ने अटैक कर दिया है और अटैक करने की वजह से जो है देखिए 50 लोगों की जो है मौत देखने को मिली है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स जबालिया का हालत कैसा है, अभी जबालिया को जो है एकदम पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, मतलब कंट्रोल में कर लिया है इसराइल ने। अगर हम बात करें कि क्या बता रही है, तो देखिए अगर हम इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग बता रही है कि इसराइल का टारगेट अभी जो है यही टारगेट है कि गाज़ा की जो उत्तर इलाका है उसको जो है वहाँ से खाली करवाया जाए, क्योंकि हमास की बहुत सारी अटैक करने वाली लोग वहाँ पर हम कह सकते हैं संगठन करना शुरू कर रही है या फिर वहाँ पर अपना गठन जो है शुरू कर रही है। इस ऐसा जो है इसराइल का सोचना है, बोलना है, जिसके कारण वो गाज़ा की जो उत्तरी इलाका है वहाँ को जो है खाली करना चाहती है। लेकिन फ़िलिस्तीनी का यही कहना है कि वो गाज़ा की किसी भी तरफ जा रही है तो सुरक्षित जगह नहीं है, मतलब जहाँ पर भी जा रही है इसराइल के अटैक वहाँ देखने को मिल रही है। तो अगर वो उत्तरी इलाके में जाएंगे तो फिर भी जो है ऐसे कोई बात नहीं है कि वो सुरक्षित रहेंगे, मतलब इसराइल ऐसे जो है गाज़ा में कोई इलाका नहीं है जहाँ पर अटैक नहीं कर रही है। तो देखिए ये जो गाज़ा और इसराइल की युद्ध चल रही है इसमें जो हेल्प करने वाली डॉक्टर नर्स है उनको भी जो है इसराइल अटैक का सामना करना पड़ा है, जिसमें बहुत सारी डॉक्टर नर्स, उनकी जो एम्बुलेंस है, मतलब हेल्प करने वाली जो हम कह सकते हैं कार है, वो भी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं मतलब टूट फूट गई है। और डॉक्टर और नर्स की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारी जो है डॉक्टरों की भी मौत देखने को मिली है, क्योंकि वहाँ जहाँ पर जो है चिकित्सा हो रही थी फ़िलिस्तीनी की, जहाँ पर हम कह सकते हैं डॉक्टर नर्स फ़िलिस्तीनी एक साथ मौजूद थे, वहाँ पर भी जो है इसराइल ने अटैक कर दिया। इसराइल सेना जो है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं इसराइल की जो जबालिया, मतलब गाज़ा की जो जबालिया इलाका है वहाँ को हम कह सकते हैं उस इलाकों को घेर चुकी है। तो देखिए 17 लोगों की मौत देखिए दोस्तों, हमले की वजह से नहीं, गाज़ा की लोगों ने, हम कह सकते हैं गाज़ा की सेना ने डायरेक्ट आकर गोली करके मरी है, हम कह सकते हैं मार डाला है। तो कितने लोगों को गोली मार के मार डाला है जबालिया इलाका में? 17। ओके, नोट कर लीजिएगा, 17 लोगों को जो है गाज़ा की सेना ने डायरेक्ट हम कह सकते हैं आकर गोली मार के मार दी है। और अगर हम अन्य की बात करें तो बाकी की लोगों की मौत अटैक के वजह से हुआ है। ओके, कहाँ जा रही है ये जो जबालिया इलाका में हमला चल रही है 10 दिनों से भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इसराइल के अभी अगर हम नज़र क्या है तो जबालिया इलाका पर है, पूरी तरीके से जो इसको खाली करना चाहती है। लेकिन देखिए दोस्तों गाज़ा की लोग एक इलाका को खाली करके जैसे ही दूसरे इलाके में जा रही है, इसराइल तो वहाँ पर भी जाकर अटैक कर रही है, फ़िलिस्तीनी का यही कहना है। तो देखिए दोस्तों वहाँ पर जो खाना की हेल्प आ रही थी, मतलब जो फ़िलिस्तीनी की थोड़ी बहुत खाना भी मिल रही थी, आरोप लगाया जा रही है कि इसराइल ने वो भी बिल्कुल रोक दी है। तो जिसके लिए बहुत सारी देशों का यही कहना है कि वो युद्ध तो नहीं रोक रही है, वो तो अलग बात है, लेकिन खाना की जो हेल्प जा रही है वो उसको नहीं रोकना चाहिए। तो देखिए इसराइल ने क्या किया, फ़िलिस्तीनी को जो स्वास्थ्य हेल्प मिल रही थी, जो डॉक्टर और नर्स कर रही थी, उनको भी जो है पूरी तरीके से घायल कर दिया है। जो खाना की थोड़ी बहुत हेल्प हम कह सकते हैं बहुत लॉन्ग टाइम बाद जा रही थी, उसको भी पूरी तरीके से रोक दी गई है। तो आप सोच सकते हो फ़िलिस्तीनी की हालत कैसी है। यहाँ पर बताया जा रही है जो डॉक्टर एक्चुअली में गाज़ा की मदद कर रही है, वो उन डॉक्टरों का कहना है कि वो भले ही घायल हो या फिर उनका जान चली जाए, फिर भी जो है गाज़ा की लोगों की वो मदद करेंगे। हमें ये देखने को मिल रही है जो मदद करने वाली डॉक्टर है वो अच्छे हैं, क्योंकि वो कह रही है उनके वो घायल हो जाए या फिर उनका जान चली जाए, वो गाज़ा के लोगों को मदद करेगी। ओके, आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। देखिए इसराइल की सेना ने जबालिया को घेर लिया है। और अगर हम बात करें अभी इसराइल की डिमांड क्या है, अभी इसराइल डिमांड कर रही है गाज़ा की जो उत्तर इलाका है वहाँ को पूरी तरीके से खाली कर दी जाए। और फ़िलिस्तीनी का क्या कहना है कि वो किसी भी इलाका को खाली करके किसी भी तरफ चली जाए, इसराइल वहाँ पर भी जाकर अटैक कर रही है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। और ये बात ज़रूर जो है आपको अलग से नोट करनी है कि जबालिया में 17 लोगों की मौत इजरायली गोली की वजह से हुई है। ओके, तो चलिए, हेलो दोस्तों,
ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके इंटरव्यू के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए जान लेते हैं। पहले जो है मुझे कॉमेंट में बताइए मेरे कितने स्टूडेंट फेरोमोन के बारे में जानते हैं। तो फेरोमोन क्या है, ओके, जल्दी से जल्दी कॉमेंट में बता दीजिए। पहले हम आसान भाषा में समझते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे इसको क्या कहती है, इसकी परिभाषा क्या है, एक्चुअली में इसका नाम क्या है। ओके, इसका नाम तो फेरोमोन है, लेकिन इसकी पूरी डिटेल्स हम स्टडी के अकॉर्डिंग बाद में जान लेंगे। पहले हम जान लेते हैं इसको आसान भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी कीड़े होते हैं, खास करके छोटे छोटे कीड़े, जानवर, सभी के अंदर जो है ये फेरोमोन होती है। हमारे इंसान के अगर फेरोमोन की बात करें तो अलग टाइप की होती है। हम कोई गंधी के द्वारा जो है संकेत नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन ये कीटनाशक में क्या देखने को मिलती है, ये फेरोमोन के द्वारा काम ज़्यादा करती है। कैसे, देखिए, बहुत सारी कीटनाशक कीड़ा आपने देखे होंगे, जाते जाते एक गंधी छोड़ जाती है, आपने देखे होंगे। तो ये गंधी देखिए 2 तरीके से ये यूज़ करती है। एक जो है ये खुद अपनी मर्ज़ी से देकर जाती है ताकि उनकी जो दोस्त है, मानिए उनकी और कोई कीटनाशक है, उन्हें ढूंढ सके आसानी से। और दूसरा टॉपिक क्या है, ये जो गंती है इनको यूज़ देखिए कभी कभी शिकार करने के लिए भी किया जाती है। मानिए ये कीटनाशक है, वो फेरोमोन छोड़कर जा रही है ताकि उनकी जो जाति की जो और एक कीटनाशक है वो आसानी से उसे ढूंढ सके। लेकिन कभी कभी क्या हो जाती है, मानिए कोई एक तितली है, तितली को शिकार करने के लिए छिपकली कभी कभी जो है इसका यूज़ करके पहुंच जाती है। तो कभी कभी जो है ये फेरोमोन उनको हेल्प भी कर देते हैं और कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। ओके, आप आई होप आप समझ गए होंगे कि फेरोमोन क्या है। संकेत पहुंचाने की जो हार्मोन होती है उन्हें जो है हम कह सकते हैं फेरोमोन। अगर हम इंसानी की बात करें तो इंसान भी संकेत पहुंचाते हैं, उसको जो है हम फेरोमोन कह सकते हैं। लेकिन हमारी इंसान जाति में कोई फ्रेंड्स एक्चुअली में कोई गंती छोड़कर नहीं जाते। लेकिन अगर हम फ्रेंड्स बात करें शेर, तो शेर जो है एक संकेत हम ऑटोमेटिकली हमारी एक फेरोमोन से जो है हमें ढूंढ लेते हैं। वो है हमारी खून का जो है हम कह सकते हैं स्मेल। अगर आपने देखे होंगे बहुत सारी, अगर आप देखते होंगे तो इंसान अगर यहाँ पर है तो टाइगर यहाँ पर है, मतलब शेर यहाँ पर है, तो उन्हें कैसा पता चल जाती है कि यहाँ पर इंसान है, तो फेरोमोन की वजह से पता चल जाती है। हमारी बॉडी के एक संकेत हम नहीं देना चाहते तो फिर भी पहुँच जाती है ना। तो ऐसे संकेत इन्फॉर्मेशन जब दूसरे तक पहुँचती है जिस टॉपिक पर, जो कि हमारी बॉडी खुद हम कह सकते हैं तैयार करती है या फिर हार्मोन को जो है हम कह सकते हैं खनन करती है, तो ऐसे चीज़ों को जो है फेरोमोन कहती है। बहुत सारी खास करके आपने चींटी के बारे में जाने होंगे। मानिए अगर कोई चींटी कोई खाना देखकर ढूंढने वहाँ पर जाती है तो वो ना ऐसे जो है फेरोमोन छोड़कर जाती है ताकि उनकी जो बाकी जो टीम है इसकी दोबारा वहाँ तक पहुँच जाए, है ना। वैसे तो वो लाइन बाय लाइन चलती है, बचपन में आपने देखे होंगे, लेकिन वो एक फेरोमोन छोड़ जाती है। तो फेरोमोन क्या है, संकेत पहुंचाना, जिस चीज़ से एक जानवर दूसरे जानवर तक संकेत पहुंचाते हैं। कभी कभी शिकार भी इसी कारण से हो जाती है। हमारी इंसानी बॉडी में फ्रेंड्स अगर कोई आपकी मानिए आपके साथ झगड़ा करती है तो इसके संकेत भी दोस्तों जिस टॉपिक के मतलब हमारी दिमाग से आती है इस ओके, लेकिन उसे भी हम फेरोमोन कह सकते हैं संकेत पहुंचाने को, है ना। तो चलिए हम स्टडी के अकॉर्डिंग इसे क्या क्या कह सकते हैं हम जान लेते हैं। तो देखिए, फेरोमोन एक रासायनिक पदार्थ है, यानी हार्मोन की तरह कह रही है। तो चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी ये टॉपिक। फेरोमोन एक रासायनिक पदार्थ है, एक गंध के रूप में, जैसे कि बताया हमारी इंसान की जो एग्जांपल दे रही है, हमारी खून की स्मेल जो है शेर की नाक तक आसानी से पहुंच जाती है। तो ऐसे में कह रही है एक रासायनिक पदार्थ है एक गंध के रूप में जो एक जानवर द्वारा उत्पादन किया जाता है या फिर अपने आप भी हो जाती है ना। और उसी प्रजाति की अन्य व्यक्तियों को किसी प्रकार व्यवहार या फिर हम कह सकते हैं संभोग के रूप में ये हम कह सकते हैं संलग्न होने के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है, मतलब इंफॉर्मेशन के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंसानी बॉडी में उत्पादित किया जाता है। फ्रेंड्स उत्पादित तो ऑफ कोर्स फेरोमोन करते हैं जानवर, खास करके अपनी एक दोस्त को या फिर अपनी टीम को जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, लेकिन इस ओके, लेकिन बहुत सारी फेरोमोन्स हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली रहती है और ऑटोमेटिकली जो है संकेत पहुंचा देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने शेर के बारे में कहा कि हम इंसान अगर यहाँ पर है
हमारी खून की स्मेल जो है, गंध उसके नाक तक आसानी से पहुंच जाती है। मतलब उन्हें पूरी तरीके से जो है शेर को इन्फॉर्मेशन दे देती है कि उनके खाना जो है यहाँ पर है ना। तो उसे भी जो है फेरोमोन कह सकते हो। फेरोमोन क्या है एक्चुअली में आप समझ गए होंगे कि फेरोमोन क्या है। यहाँ पर देखिए फेरोमोन की जो एक काम बता रही है, तो इनके काम के बारे में आप जो है ये नोट कर लीजिए। और आसानी से मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअली में इनका काम क्या है। अभी बता देते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि फेरोमोन का हम कह सकते हैं हार्मोन क्या है, जो हार्मोन उत्पादन वो करते हैं वो क्या है। ओके, यहाँ पर देखिए बता रही है फेरोमोन मानव शरीर का अंदर मौजूद हम कह सकते हैं हार्मोन के समान रासायनिक हम कह सकते हैं संदेश वाहक होती है। मतलब जैसे कि संदेश इंफॉर्मेशन वाहक होती है। जैसे कि बताया यहाँ पर मानव शरीर भी कहा जा रही है, हमारी इंसानी बॉडी में पहले से ही वो मौजूद होती है। हम उत्पादन जानवर खास करके उस चीज़ का उत्पादन करते हैं, इंसान उस चीज़ का उत्पादन एक्चुअली में खुद से नहीं करती है। ओके, तो देखिए मूल रूप से उन्हें कहा जाता है एक्टो। उस हार्मोन का नाम क्या है दोस्तों? एक्टो हार्मोन। ओके, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए कि फेरोमोन का हार्मोन का नाम क्या है? एक्टो हार्मोन, या फिर हम कह सकते हैं शरीर के बाहर की संदेश वाहक, मतलब इंफॉर्मेशन देने वाले हार्मोन। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या बता रही है कि 1959 में दो जर्मन विज्ञानी, मतलब जर्मन के विज्ञानियों ने नेचर में एक लेख की हम कह सकते हैं सुझाव दिया था कि फेरोमोन नाम हम कह सकते हैं गारा जाना चाहिए। मतलब इस हार्मोन को एक और नाम से जाना, मतलब नाम दे सकते हैं, वो है गारा। तो कौन से साल में? और जर्मन की दो वैज्ञानिकों ने ये जो है हम कह सकते हैं सलाह दी थी कि इस हार्मोन का नाम गारा रखा जाए। ओके, तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप समझ गए होंगे, आसानी से मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए, तो फ्रेंड्स दोस्तों, आज की हमारी ये जो एनालिसिस है मैंने आपको एकदम आसानी से समझा दिया। आई होप आपके दिमाग में भी कोई प्रेशर नहीं पड़े होंगे। तो चलिए दोस्तों, डेली जो है आपकी एक्चुअली में जो आपकी स्टडी की एग्ज़ाम की 100% करेंट अफेयर्स है, वही पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि मैं एकदम आसानी से आपको समझा देती हूँ। ओके, फिर ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे कल जो है आपके इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, थैंक यू। और जो क्वेश्चन मैंने आपको दी है उसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ओके, आज के आज ही आपको कंप्लीट करनी है।